नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। तस्वीरें देखकर को तो आपको अंदाजा लग चुका होगा कि बात किस राज्य की होने वाली है। जी हां, वही राज्य जो ये मोहतरमा ममता मैडम के हाथ में है। वही राज्य जहां पर हिंदू होना गुनाह हो चुका है। वही राज्य जहां पर हिंदू चीख चीख कर कह रहा है कि हमने तो माँ माटी मानुस की धरती पर जन्म लिया था, लेकिन यहाँ पर तो इसके पर्याय ही बदल गए हैं। वही राज्य जो धीरे धीरे हिंदू विहीन होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल को हिंदू विहीन करने की सुनियोजित साजिश तो नहीं चल रही है? क्या बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वक्फ विरोध के नाम पर, पहले मुर्शिदाबाद को हिंसा के आग में झोंक दिया गया। कहानी शुरू होती है मुर्शिदाबाद से, पहुंचती है मालदा तक, और अभी देखिए उपसंहार नहीं हुआ है। अभी तो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज की ताजा खबर उस वक्त सामने आती है जब उत्तरी दिनाजपुर से भी एक खबर आती है कि यहां पर भी हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है, उनको घरों से भगाया जा रहा है, उनके घर में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। एक तस्वीर सामने आती है, जंगलों में पिता पुत्र छिपे होते हैं, गुहार लगा रहे होते हैं कि हमें बचा लो उन जिहादियों से जिन्होंने बंगाल की संस्कृति पर प्रहार किया है, जिन्होंने बहुसंख्यक आबादी पर प्रहार किया है, जिन्होंने हिंदुओं पर प्रहार किया है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोहतरमा ममता बनर्जी उन तस्वीरों को देखकर भी आंख मूंदे हुए हैं। अब करें तो क्या करें भाई, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति सीधे तौर पर प्रभावित हो जाएगी। और यही वजह है कि हिंदुओं का पुरसा हाल लेने के लिए उनके पास 20 सेकेंड्स भी नहीं है। जी हाँ, 20 सेकेंड्स। हम किसी का हालचाल भी पूछते हैं तो 20 सेकेंड्स में हम पूछ सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोहतरमा ममता बनर्जी के पास वो 20 सेकेंड्स भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो इमामों से संवाद करना है, उन्हें तो उन जिहादियों का साथ देना है जिन्होंने पूरी तरह से पश्चिम बंगाल और खुद ममता बनर्जी की पार्टी को अपनी जद में ले रखा है। और यही वजह है कि मुर्शिदाबाद के हिंदू, जो भयभीत हिंदू हैं, जो पलायन कर चुके हैं, वो चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? जो लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल हिंदुओं के लिए मुफीद है, उन्हें उनका वो दर्द देखना चाहिए, उन्हें उनकी वो पीड़ा समझनी चाहिए, उन्हें उनकी वो करुणा समझनी चाहिए जो आज वहां पर हर एक हिंदू की आंख से छलक रहा है। उत्तरी दिनाजपुर में एक और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है हिंदू विहीन करने की इस पूरे इलाके को। और जैसी ही ये खबर सामने आती है, हमारे मन से केवल एक आवाज आती है, क्या वाकई पश्चिम बंगाल अब सिर्फ बच सकता है तो राष्ट्रपति शासन से? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को खत्म करने की सुनियोजित साजिश चल रही है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीधे तरीके से, पूरी तरीके से जिहादियों की हाथ की कठपुतली बन चुकी है? और क्या पश्चिम बंगाल सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है? ये तमाम सवाल हैं जो आज रण क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमेंगे, जवाब लेने का प्रयास करेंगे आज के अतिथियों से। लेकिन सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जो ये बताएगी कि पश्चिम बंगाल के नक्शे में जहां पहले मुर्शिदाबाद और मालदा था, हिंदुओं के प्रति अत्याचार की कहानी लिखी जा रही थी, अब कुछ वैसी ही कहानी लिखी जा रही है उत्तरी दिनाजपुर में। अब उत्तरी दिनाजपुर को जलाने की तैयारी है। 11 अप्रैल 2025 तारीख भले ही आम लगे, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदुओं के लिए ये दिन एक खौफनाक काला अध्याय बन गया है। उस दिन की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ठीक 10 दिन के बाद बंगाल के नक्शे पर मुर्शिदाबाद और मालदा के बाद एक और नाम जुड़ गया है, रायगंज। उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज में फिर से वही स्क्रिप्ट, वही घिनौनी सोच, और फिर से हिंदू परिवार ही निशाने पर। हालात ऐसे हैं कि एक परिवार को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर जंगलों में छिपना पड़ा। ये सीन किसी फिल्म का नहीं, बल्कि ममता राज की सच्चाई है। मास्टर सिद्दिक मास्टर, तारपरे हले रशीद, तारपरे हले সাদানের সম্বন্ধী, ওই সাধানের একটা সম্বন্ধী, আর নাম জানি না সঠিক। তাই বলতেছি ভাই, আমাদের আজকে বাড়ি ঘর ভাঙে কিচ্ছু রাখেনি,
আমরা আজকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আজকে মাখার জমিতে পড়ে আছি। আমাদের কিচ্ছু রাখেনি, আমাদের মারে নাকের ফুল টুল সব কেড়ে নিছে, আমাদের ঘর দুয়ার লুটপাট করছে, আমাদের সোনা ছিল টাকা ছিল সব আমাদের লুটপাট করে নিছে। মাঝে সাঝে এসে বলে তোদেরকে এটি থাকতে দেবো না, তোরা বাংলাদেশ থেকে আসছিস, তোদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিব, এরকম করে। मुर्शिदाबाद में उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि वो हिंदू समुदाय के अस्तित्व पर हमला था। हिंदू परिवारों को उनके अपने घरों से निकाला गया, भय का ऐसा माहौल बनाया गया कि उन्हें रातों रात पलायन करना पड़ा। और ये सब हुआ उस राज्य में जहां माँ माटी मानुस का नारा देने वाली ममता बनर्जी की सरकार वर्षों से सत्ता में बैठी है। আমাকে বলছে যে মুসলিম বানিয়ে দেবো, ধর্ম করবো, সিঁদুর মুছে দেবো, সব পুরো বাংলাদেশ বানিয়ে দেবো, হিন্দুস্তান রাখবো না, এখানে বাংলাদেশ বানিয়ে দেবে, हिंदू का एक रखते चाहते ना। लेकिन विडंबना देखिए, इस पूरी घटना पर राज्य सरकार का रवैया क्या है। ममता बनर्जी समेत सारे टीएमसी के नेता घटना के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से बीजेपी द्वारा दंगाइयों के लिए बॉर्डर खोले जाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। उधर अपनी खामियां छिपाने के लिए टीएमसी विधायक अमीरुल इस्लाम ने कहा कि मुर्शिदाबाद में तो कोई तोड़फोड़ हुई ही नहीं, हिंदू डर के मारे भाग गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या डर भी इतना बड़ा झूठ है जिसे टीएमसी स्वीकार नहीं करती। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है या जो कराया गया है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति या सोची समझी साजिश के तहत है। ये इंसानी जिंदगी से खेला जा रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण जो हैं, अब लगता है उनको बंगाल में कोई काम नहीं रह गया है कि एक ही मुद्दा उनके लिए किसी तरह से दीदी को, खासकर ममता जी को, जो आज देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय तो हैं ही, कद्दावर हैं, सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर हैं ममता बनर्जी। देखिए, लाया गया नहीं, वो खुद आ गया। तो आप सुने हैं जे वो लोग 4 नंबर वार्ड का रहने वाला है, उसका घर तोड़फोड़ कुछ नहीं हुआ है, वो पैनिक होकर चला गया था उधर, और वो खुद ब खुद वापस आ रहा है अपना घर। ये बयान सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या ममता सरकार की संवेदनशीलता सिर्फ एक वर्ग विशेष तक ही सीमित है। जब बहुसंख्यक समुदाय ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तब लोकतंत्र और संविधान का मतलब क्या रह जाता है। हर बार जब बंगाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं, टीएमसी सरकार या तो चुप्पी साध लेती है या कोई बड़ी बात नहीं हुई कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। हम भी चाहते हैं, जनता जो मांग कर रही है हम वही मांग पे हम भी खड़े हुए हैं, लेकिन एनआईए इंक्वायरी के लिए कुछ लोग कोर्ट में गए हैं। अब कोर्ट के ऊपर हम सब की आंखें गड़ी हुई है। अगर कलकत्ता हाईकोर्ट एनआईए इन्वेस्टिगेशन की इजाजत देती है तो सरकार फॉलो करेगी। हमारी भी सवाल वही है कि ममता बनर्जी शुरू से कह रही है कि इनको लौटाओ। ममता बनर्जी का प्रेशर है डीएम के ऊपर, एसपीए के ऊपर, दोनों डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन लौटाया गया, लेकिन लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह नहीं है, घर तोड़ दिया गया, जला दिया गया, तो ये लोग रहेंगे कहाँ का? रहने की जगह कोई नहीं है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हाल ही में आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी का बयान भी इसी दिशा में संकेत देता है। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने हाल ही में कहा था कि हिंदू समाज को बार बार जगाना पड़ता है, लेकिन कब तक? हर बार आग घर तक आने का इंतजार क्यों? उधर हरिगढ़ में परम पूजनीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी हिंदू धर्म में जातिगत मतभेदों को खत्म करने के लिए एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान भूमि का मंत्र जारी किया, क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू बटा है वहाँ वहाँ कटा है। आज बंगाल जल रहा है और ममता सरकार चुप है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भी भर दी है। अब मंगलवार को इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में बहस होगी। लेकिन असली सवाल है कि क्या बंगाल में हिंदू होना
गुनाह है? क्या बहुसंख्यक होना आज सबसे बड़ा अपराध बन गया है? अब जवाब सिर्फ अदालत से नहीं, समाज से भी चाहिए, वरना ये आग रुकने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज एनसीडब्ल्यू बोलिए, एनएचआरसी बोलिए, आज सब कोई रिपोर्ट दे रहे। और मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, जो भयंकर स्थिति है अभी भी, उसका पूरा विवरण दिए हैं ऑनरेबल गवर्नर को। अभी देखना है कि आगे में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ का जो टीएमसी के एमएलए, 2-3 एमएलए, वहाँ का जो काउंसिलर और चेयरमैन, सब कोई मिलके ये काम करवाया है। और गवर्नर साहब ने भी अपना 2 दिन का प्रवास पश्चिम बंगाल में किया है। जो अनुभव मुझे वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, उसके बारे में मैंने उनको बताया है। महिलाओं की जो स्थिति है, बच्चों की जो स्थिति है, उसके बारे में भी मैंने उनको बताया है। और मैंने उनको ये भी कहा है कि ये विषय बहुत गंभीर है। इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने जरूर ये कहा है कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा तो उनको मिलनी चाहिए, इस तरीके से कदम जरूर उठने चाहिए। सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले, होना भी यही चाहिए। लेकिन ममता सरकार में हिंदुओं के प्रति ये बेरुखी, क्या ये तस्वीर दिला पाएगी उन हिंदुओं को? क्या वो सम्मान और वो सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी जिसके लिए आज हिंदुओं की आंखें जार जार रो रही हैं? जो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि हमें बचा लो, जो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि बीएसएफ को परमानेंटली यहां लगा दो, क्योंकि जैसे ही ये केंद्रीय बल हटेगा वैसे ही हमारी दुर्दशा शुरू हो जाएगी। तो फिर बंगाल में हिंदुओं का पुरसाहार कौन लेगा? चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर निखिल प्रसून जी हमारे साथ आज हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी को मैं देख पा रही हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुमित मेहरोत्रा जी, बहुत स्वागत। अभी फोन लाइन पर है, थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अनिल गर्ग साहब भी आज हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अनिल जी, आपका भी है। मैं डॉक्टर निखिल प्रसून आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, अभी मुर्शिदाबाद, मालदा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उपसंहार लिखने की बारी आ रही थी, कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उत्तरी दिनाजपुर से आज जब फिर एक तस्वीर आती है जहां पर एक हिंदू परिवार पीड़ित है, जो कह रहा है कि हमें मुसलमानों ने भगा दिया, हम जान बचाकर भागे हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं है, तो क्या यह मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में बाकायदा सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को वहां से भगाने का, बंगाल को हिंदू विहीन करने का पूरा प्लान चल रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है? डॉक्टर निखिल नमस्कार। देखिए, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं, उसने समूचे भारत को ही नहीं, समूचे विश्व को, और विश्व में जो तमाम हिंदू है और सनातनी है, सबको एक तरह से उन्हें इतनी आंतरिक पीड़ा और कष्ट पहुंचाया है जो कि वर्णनातीत है, जो कि चर्चा की परिधि से परे है। जो 8 से 9 जिले हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ की डेमोग्राफी को पिछले कई दशकों में जिस तरह प्रभावित कर, और उसका जो चरमोत्कर्ष पिछले कुछ दिनों में आया है, पिछले कुछ सालों में, उसमें यह पहले से ही लोगों को यह मानना था, विश्लेषकों का, कि एक न एक दिन यह दिन आएगा। और जिस तरह से सत्ताधीशों ने वहां घुसपैठ को प्रश्रय दिया और वहां की जनसंख्या को पूरी तरह विरूपित कर दिया, और जिस तरह से हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया, वह इस बात को रेखांकित करता है कि यहाँ की तृणमूल सत्ता ने हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है। इन्होंने हिंदुओं को के प्रति अपना जो उनकी जो घृणा है, उनकी जो वैमनस्यता है, उसे एक नए ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, और वहां हिंदू जनमानस अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जिस तरह सिद्दीकुल्ला चौधरी ने 11 अप्रैल को कोलकाता में कहा था कि हम लोग चाहें तो 50 जगहों में 20 लोगों को भेज करके 2000 लोगों को भेज करके पूरे कोलकाता को ठप करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जिलों को ठप करना होगा। देखिए, सारे जिले ठप होते जा रहे हैं। जिस तरह से चुन चुन कर हर जिले में हिंदुओं के खिलाफ एक हिंसा प्रतिहिंसा का जो एक दौर चल रहा है, वो अपने आप में बड़ा ही विचारणीय है और शोचनीय है। इस पर समस्त भारतवर्ष के
हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं, इस देश की सरकार को मैं आह्वान करता हूं कि यहाँ के असहाय हिंदुओं के लिए आप लोग पूरे जोर शोर से आवाज उठाएं। ठीक है यहाँ डॉक्टर, लोग लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी अपने राज्य के हर एक व्यक्ति के लिए है, वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए थी। हिंदुओं के प्रति भी वही जवाबदेही होनी चाहिए, हालांकि ममता बनर्जी वो कर नहीं रही हैं। मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, आप लोग बॉर्डर्स की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है ना, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है। जब एनआरसी को लेकर बातें कही जा रही थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पर, अगर शायद वो कदम उठा दिया गया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है और बंगाल में पूरी डेमोग्राफी को चेंज करके हिंदुओं को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं से सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। देखिए 2200 से ज्यादा किलोमीटर की जो हमारी सीमा है बांग्लादेश में, उसमें करीब करीब 450 किलोमीटर की सीमा में बाढ़ लगाने बंगाल की सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने भूमि का अधिग्रहण करने नहीं दिया हमारी सरकार को और केंद्र सरकार को। और जब जब इसका प्रयास चलता है, वहां लोकल जो मुल्ले मौलवी हैं वो आकर के उसका विरोध करते हैं और उनके शागिर्द उस पर ऐसा हिंसक प्रतिहिंसा करते हैं। राज्य सरकार का कोई सहयोग नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो घटना हुई है ये लोकल लोगों द्वारा की गई है। जो बंगाल पुलिस की जो एफआईआर है, 238 से ज्यादा एफआईआर हुई है। जिन 4 लोगों को उन 2 हिंदुओं की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया, वो सारे वहां के स्थानीय बाशिंदे हैं, वो किसी न किसी काल में बांग्लादेश से आए हुए हैं। लेकिन यह वहां की पुलिस की मिली भगत से, उनकी चुप्पी की वजह से उन्होंने हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार किया है। इसे यहाँ का जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो यह कह के चला नहीं सकता कि वो लोग बांग्लादेश से आए दुष्कृति जन और इन्होंने मार करके वो लोग पलायन कर गए। ये यहाँ पर स्थानीय बाशिंदे हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सारे, और जिन्होंने हत्या किया है। तो यह यहाँ की जो पुलिस और प्रशासन जब तक एक तरह से हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचारों को बंद नहीं करेगा और हिंदुओं के विरुद्ध जो अब उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया है उसे वापस नहीं लेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि स्थितियां सुधरेंगी। ठीक है सुमित मल्होत्रा जी, सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही और पहले गाहे बगाए अक्सर ममता बनर्जी कहती रही हैं कि मुख्यमंत्री सीएम होने का राजधर्म, बहुत राजधर्म उन्होंने याद दिलाया है। आज कहां गया सीएम होने का राजधर्म? मुर्शिदाबाद जाकर उन पीड़ित हिंदुओं से मिलने का मौका तक नहीं। अरे छोड़िए, जाने की बात छोड़िए, 20 सेकंड लगता है कि आप कैसे हैं, फोन लाइन तक पर किसी हिंदू से बात करने का प्रयास नहीं किया गया। तो ये कौन सा राजधर्म निभाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से? सुमित मल्होत्रा जी, क्या आप लोगों को मालूम है कि नहीं बात करी है, किसी पीड़ित से बात नहीं करी है? वहां पे हमारा डेलीगेशन जा रहा है, जो स्थानीय नेता है, जो सारी चीजें हैं, प्रॉपर जाकर के बातचीत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बातचीत हो रही, बट किसी तरीके से मैं ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ, डेलीगेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ममता बनर्जी जो राज्य की मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको वहां के हिंदुओं ने भी चुना था, मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ। कोई चीज अभी जब आग लगी होती है किसी के तो बड़ा सा फर्क होता है। हम चाहते हैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। जो सहायता दी जानी चाहिए परिवार के संग में हम खड़े हुए हैं। हमें संवेदना है कि हाँ परिवार के संग में गलत नहीं, कौन सी आग लगी है थोड़ा क्लियर कीजिए। आप फोन लाइन पर है, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द आप लाइव जुड़ जाएंगे, लेकिन किस आग की बात कर रहे हैं आप? कौन सी आग लगी हुई है और किसने और किसके घर पर लगाई है? ये क्लैरिटी तो है ना आप लोगों को? देखिए जो इंजर्ड हुए हैं, जो बंगाल में अभी मुर्शिदाबाद में जो भाजपा की तरफ से जो करा गया है प्रोपेगेंडा, हम सब भाजपा की तरफ से मानेंगे। अभी तो निशिकांत दुबे जो इनके सांसद हैं, उन्होंने बताया सीबीआई के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप हिंदुस्तान में कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच रहे मल्होत्रा जी? मैं जो पूछ रही हूँ उस पर आइए ना। गृह युद्ध की बात कौन कर रहा है? गृह युद्ध की बात ममता बनर्जी अगर मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदुओं से मिलने चली जाएंगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। अगर पिता पुत्र जो हिंदू मारे गए वहां पर, जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, उनके परिवार वालों से जाकर 2 शब्द सांत्वना के दे देंगी तो उससे गृह युद्ध हो जाएगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आप लोग क्या तर्क देना चाहते हैं। इमामों के साथ संवाद करने के लिए पहुंची हुई थी, तब गृह युद्ध जैसी हालात नहीं याद आ रहे थे। तो रिक्वेस्ट कहीं की जा रही थी, जिनके साथ सीधे 2 टूक बात करनी चाहिए थी, वहां पर रिक्वेस्ट कर रही थी, और जिन पीड़ितों के साथ जाकर खड़े होकर संवेदना सांत्वना व्यक्त करनी चाहिए वहां पहुंचेंगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सुमित जी? सुमित मल्होत्रा जी, सीएम नहीं जाएंगी, सीएम नहीं जाएंगी, सीएम बिल्कुल जाएंगी, तो परिवार से मिलेंगी। जो सहायता देनी चाहिए सरकार की तरफ से
वो उन्हें दी जा रही है। ऐसा नहीं दी जा रही है। जिन लोगों के घर जले हैं इस आग में, उनके पक्के मकान दिए जाएंगे। जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का घोषणा कर चुकी है वहां पे राज्य सरकार। पीड़ितों को सुना है आपने? नहीं आती सुमित मेहरोत्रा जी, पीड़ितों को सुना है आपने? वो क्या कह रहे हैं आपने सुना है? ध्यान से सुना होगा आपने जरूर। क्या सुना है आपने? क्या मांग है उनकी? क्या मांग है बताइए? हमने पीड़ितों को वो भी सुना है। हमने जो नहीं पीड़ित है मुर्शिदाबाद में, हमने वो वीडियो भी सुनी है। हम हिंदू मुसलमान नहीं, क्या सुना है आपने? क्या सुना है आपने? नहीं सुना तो बोलिए, मैं दोबारा सुनवा देती हूँ। और दोबारा जरा ध्यान से सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं वहां के पीड़ित। वो कह रहे हैं कि बीएसएफ हटेगी और हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को परमानेंटली यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ के हालात इतने बद से बदतर हो गए कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। यहाँ पर हमारा घर बार रोजगार सब कुछ लुट चुका है और आप बात कर रहे हैं कि आपने सुन रखा है। दो बातें। पहले मैंने आपसे पूछा कि ममता बनर्जी के पास वक्त नहीं था, आपने कहा कि गृह युद्ध हो जाएगा। फिर आपने कहा कि हमने सबको सुना है, हम घर देंगे, रोजगार देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे। अरे सांत्वना के दो शब्द तो आप दे नहीं पा रहे हैं और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, आपका खून शायद नहीं खौले उन तस्वीरों को देखकर, लेकिन मेरा खून खौलता है। मेरा खून खौलता है और मेरे जैसे सैकड़ों हिंदुओं का खून खौलता है जब यहां पर एक हिंदू रोता बिलखता ये कहता है कि हमारी जान बचा लो। जरा दिखाइए इनको वो वीडियो उत्तरी दिनाजपुर से, किस तरीके से एक महिला रो रो कर फिर से मांग रही है गुहार कि सुरक्षा की गारंटी दीजिए। सुनाइए जरा। सिद्दिक मास्टर, तारपरे हले রশিদ, তারপরে হলে সাদ্দামের সম্বন্ধী, ওই সাধানের একটা সম্বন্ধী, আর নাম জানি না সঠিক। তাই বলতেছি ভাই, আমাদের আজকে বাড়ি ঘর ভাঙে কিচ্ছু রাখেনি। আমরা আজকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আজকে মাখার জমিতে পলিয়ে আছি। আমাদের কিচ্ছু রাখেনি। আমাদের মারে নাকের ফুল টুল সব কাটে নিছে। আমাদের ঘর দুয়ার লুটপাট করছে। আমাদের সোনা ছিল, টাকা ছিল, সব আমাদের লুটপাট করে নিছে। মাঝে সাঝে এসে বলে তোদেরকে এটি থাকতে দেবো না, তোরা বাংলাদেশ থেকে আসছিস, তোদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিব, এরকম করে। सुमित मेहरोत्रा जी, खून खौलता है ऐसी तस्वीरों को देखकर। अभी कुछ कहेंगे? मैं कब कह रहा हूँ वायलेंस नहीं हुआ? मैं कब कह रहा हूँ वायलेंस नहीं हुआ? वायलेंस हुआ। हमारा खून भी खौला था। मणिपुर में जिस तरीके से लड़कियों को, बहनों को, माओ को जिस तरीके से काटा गया था, उनके शरीर में रेप हुआ था, वो भी हम लोगों ने देखा। वो भी दिल हमारा दहना था, तब भी दिल दहना था। आपने कह दिया दिल पहला, आपका दिल नहीं है। मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं है। इससे ज्यादा भयंकर मणिपुर में हुआ था, यहाँ हुआ है। हम वायलेंस समझ रहे हैं। बंगाल आपसे संभलता नहीं है, मणिपुर और पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश और मणिपुर। पहले बंगाल संभाल लीजिए साहब, मणिपुर पर भी बात करूंगी। और मैंने अपने इसी कार्यक्रम में मणिपुर पर एक नहीं कम से कम 10 डिबेट्स किए। आप लोगों से पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा है और आप मणिपुर का उदाहरण देकर, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। यही बहुत शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। सुमित मेहरोत्रा जी, बोल दीजिए कि हिंदुओं को नहीं बचा सकती हमारी सरकार। मोहतरमा ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की मुख्यमंत्री है, हिंदुओं की नहीं है। बोल दीजिए। पहले तो आप थोड़ा सा सही से लीजिए ना, मोहतरमा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मोहतरमा ममता बनर्जी, मैं अपने कार्यक्रम में ममता बनर्जी को मोहतरमा ममता बनर्जी कहने के लिए इसलिए मजबूर हुई हूँ क्योंकि यहाँ का हिंदू जिसके प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। जिम्मेदारी निभाई उनके प्रति जिन्होंने इनके खिलाफ वो अत्याचार किया जिसकी सीमाएं भी, सारी सीमाएं लांघी जा चुकी हैं। तो क्यों नहीं ममता बनर्जी को मोहतरमा ममता बनर्जी बुलाया जाए? एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को आप इस तरीके से कहेंगे, यानी गोदी मीडिया का। बिल्कुल आपने सही कहा, चुनी हुई मुख्यमंत्री, और चुनी हुई मुख्यमंत्री का ही राजधर्म क्या होता है, इसीलिए मोहतरमा ममता बनर्जी कहा जा रहा है। हिंदुओं ने जब उन्हें चुना था तो इसलिए नहीं चुना था कि उनका ये हाल हो जाएगा। बहरहाल सुमित जी, आप जल्दी जरा लाइव आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। प्लीज पैनल ये प्रयास कीजिए। आती हूँ सुमित जी आपके पास। अशोक यादव जी, अरे गुजरात पर मत पहुंचिए साहब, फिर मैं कह रही हूँ गुजरात, मणिपुर, उत्तर प्रदेश पहले सब छोड़िए, आ जाइए पहले पश्चिम बंगाल पर। अशोक यादव जी, ये सेक्युलरिज्म का ताना बाना बहुत बार ये सुना जाता है और सेक्युलरिज्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान भाईचारे के नाम पर चारा सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनता है। और अभी कुछ दिन पहले सेक्युलरिज्म का आप लोग बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, आपके मुखिया भी दे रहे थे ज्ञान। हिंदुओं से मिलने के लिए नहीं जाएंगे क्या? लावनी जी, आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही, पूरी बात आपकी नहीं मेरे तक पहुंच रही है, लेकिन जो पहुंच रही है उस तरह मैं बता रहा हूँ आपको। जी
आ रही हूँ जिसके बाद आप ही के पास। हाँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन चल रहा है पश्चिम बंगाल, वो इलेक्शन कैंपेन इसी तरह शुरू करते हैं, वो दंगा से शुरू करते हैं। इन्हीं के लोग पहले दंगा भड़काएंगे जिस राज्य में चुनाव होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में ईडी पहुंचेगी, विपक्ष के नेताओं के ऊपर छापे डालेगी, फिर उसके बाद इनके तमाम और लोग पहुंचेंगे। इसके बाद फिर माननीय मोदी जी आएंगे और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तरह पिछली बार उन्होंने दाढ़ी पूरा बढ़ाया था यहाँ तक, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो ये इनका इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है और लास्ट में चुनाव आयोग जाएगा जो वहां पर मोदी सरकार के दबाव में आकर के चुनाव में धांधली करने की कोशिश करेगा। ये इनके चुनाव का एक कैंपेन चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ये हिंसा जो है ना लावनी जी, अगर देखा जाएगा जब इसकी जांच होकर परिणाम जब आएगा, SIT तो बनी ही है, तो उसका परिणाम बड़ा पेनफुल होगा भाजपा के लिए, क्योंकि इन्हीं के लोग निकलेंगे उसमें कहीं न कहीं उस हिंसा में। तो कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता है कि उसके राज्य में कोई इस तरह की हिंसा हो, और वो हिंसा किसी भी समाज के प्रति हो, चाहे हिंदू समाज के प्रति हो, चाहे मुसलमान समाज के प्रति हो, किसी भी समाज के प्रति हो। अशोक जी, दो बातें मुझे बता दीजिए। एक तो आप लोगों ने, अच्छा ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं जांच चल रही है, जांच पे पता चलेगा कि कौन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, लेकिन फिर भी आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, तो अगर मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा और ऐसी हिंसा हो गई है, तो उस मुख्यमंत्री का क्या राजधर्म नहीं है कि उन पीड़ितों से जाकर मिले जो इस वक्त रो रो कर कह रहे हैं कि हमें बचा लो? क्या उन हिंदुओं से मिलने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं होनी चाहिए? या अखिलेश यादव जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उन हिंदुओं के प्रति नहीं है कि आपका डेलीगेशन पहुंचे एक बार मिलने के लिए? कम से कम अगर सांत्वना के, संवेदना के 2 शब्द भी जाहिर कर देंगे ना, तो मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा उन्हें, उन हिंदुओं को जिनका सब कुछ लूट गया है वहां पे। लावनी जी, मैं फिर कहूंगा कि जनता, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसके राज्य में अगर किसी भी जनता के प्रति इस तरह का हिंसा होती है, तो मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में इस तरह की हिंसा हो। आपने कहा कि हिंदू समाज के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त किया गया, ये गलत बात है। वहां पे जो हम लोगों के पास रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है वहां पर, और जो भी यथासंभव कदम हो सकता है वो सारे कदम उठाया जा रहा है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और जो पीड़ित वहां पर बात कह रहे हैं, उनकी बातों में कहीं से भी ये परिलक्षित नहीं हो रहा है अशोक जी कि उनको किसी भी तरीके से सरकार से कोई मदद मिल रही है। वो तो ये गुहार लगा रही कि भाई यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को रहने दीजिए, उन्हें तो बंगाल पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें कई हिंदुओं ने बताया कि पुलिस को तो सिर्फ आवाज लगाते रहे लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। तो फिर भरोसा तो है ही नहीं वहां के हिंदुओं को ममता बनर्जी पर, वहां की सरकार पर। लावनी जी, अगर पश्चिम बंगाल की संपूर्ण जनता को अगर भरोसा नहीं रहता है ना ममता दीदी पर, तो इतनी लंबी उनकी सत्ता नहीं चलती। यही बहुत बड़ी अफसोस की बात है अशोक जी, यही बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि चुना गया था ना, चुनी हुई मुख्यमंत्री है ना, तो उनकी जिम्मेदारी तो केवल एक वर्ग के प्रति नहीं होगी, उन हिंदुओं के प्रति भी होगी। तो उनसे मिलने की जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की बन रही थी ना। इतना तो आप मानेंगे इस बात को या नहीं मानेंगे इसे भी? लावनी जी, जो भी देखिए, ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और जो उनके DC हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सब लोग लगातार वहां पर छावनी डाले हुए हैं, लगातार उनके जो पीड़ितों को आर्थिक और तमाम तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। कम से कम अपनी आंख का पानी मत सूखने दीजिए। अभी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को चुना गया है, हिंदुओं ने अगर चुना था तो ममता बनर्जी का डेलीगेशन या ममता बनर्जी के प्रशासनिक अधिकारी नहीं, ममता बनर्जी स्वयं कहां खड़ी है ये मायने रखता है। बहरहाल अनिल गर्ग जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की बिसात बीत चुकी है। और यहां पर एक और चीज है, जमीनी हिंदू और राजनीतिक हिंदू, बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल की घटना से ही समझ में आने लगा है। अनिल गर्ग जी। लावनी जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, डॉक्टर निखिल, इसके बाद आपके पास जितने प्रदर्शन हुए थे ये किसके नाम पे हुए थे? जो अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया था उसके खिलाफ प्रदर्शन करने की बात आई थी। आपको लगता है ये वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बिल के खिलाफ ये सब प्रदर्शन हुआ है? क्या वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना है इसमें? उस अमेंडमेंट बिल का कोई लेना देना है? ये सीधा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। कहीं भी आपको लगता है वक्फ बोर्ड के बारे में किसी प्रदर्शनकारी ने कोई बात कही है, कोई स्टेटमेंट जारी किया है और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का ये तरीका हो? कोई ऐसी बात आपने वेस्ट बंगाल में किसी हिंसा में आई है सामने? नहीं, ये सीधा स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्याकांड है। और क्यों कह रहा हूं ये बात मैं, आपको याद होगा थोड़े समय पहले ही वेस्ट बंगाल इसमें बांग्लादेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब वहां की सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया था और इस तरह से दंगे हुए थे। वहां पे भी सरकार यही बोल रही थी
जो यूसुफ साहब आए वो भी यही कह रहे थे, साहब मैं सब संभाल रहा हूँ, मेरे पुलिस सब संभाल लेगी। लेकिन हो क्या रहा था, जो पुलिस है वो खुद ही धमका रही थी कि भैया आप या तो भाग जाओ या मार दिए जाओगे। वेस्ट बंगाल में भी करीबन उसी जो ट्रेलर वहां चला था उसकी फिल्म यहाँ दिखाई जा रही है। यहाँ की पुलिस कौन सा हिंदू को बचाव कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। वो तो जो मार्किंग कर दिया जाए, जिस हिंदू का घर मार्क कर दिया गया उसको जला दो, मार दो, जो मर्जी कर दो, आप चिंता न करो, हम बैठे हैं। वो पुरानी कहावत है, सैया भले कोतवाल तो फिर डर काहे का। सब कुछ वैसे ही हो रहा है। मैं वेस्ट बंगाल सरकार के कार्यवाही की 2-3 आपको घटनाएं सुना देता हूँ। आप थोड़ा सा पीछे चला जाइए। आपको संदेश खाली याद है कि नहीं? शेख शाहजहां याद है कि नहीं है? कौन सा शेख शाहजहां? टीएमसी लीडर था ना। किस तरह उसकी अगुवाई में टीएमसी के नेता ही अपने ही पूरे जनजाति की महिलाओं को अपने ऑफिस बुलाते थे, बलात्कार करते थे और पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं होती थी। ये प्रशासन का तरीका है क्या? दूसरी घटना सुना देता हूँ, चलो लगता है ये तो मैंने गलत बता दिया। आपको याद है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में आरजी कर हॉस्पिटल में किस तरह से डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर को रेप करके मर्डर कर दिया जाता है और उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। यानी उसके प्रबंधक डॉक्टर को हटा के दूसरी जगह भेजा जाता है, तो सबूत मिटा दिया जाता है और उसमें सरकार शामिल होती है। ठीक, आप मुझे बताइए, सरकार का काम एक पर्टिकुलर समुदाय को डराना, धमकाना, मारना, ये सब होगा तो फिर उम्मीद किससे करेंगे, न्याय किससे करेंगे? मैं तो बीजेपी के नेतृत्व से भी मांग करता हूँ, सवाल यही है चुनाव के लिए आपको किस चीज का वेट करना पड़ रहा है? ठीक है, ये मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन सुमित जी सवाल यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस राज्य की सरकार की बनती है जिनको चुना गया है। ममता बनर्जी को चुना गया है, तो फिर अगर एंटी हिंदू वायलेंस इस तरीके से होगा और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगेगी तो यही लगेगा कि है तो समर्थन है। खुलकर क्या किया गया टीएमसी की तरफ से इन हिंदुओं के लिए? क्यों नहीं विश्वास आज तक जग पाया? आपके ही विधायक कह रहे ना कि वो तो डर कर भाग गए। ये तो स्वीकारोक्ति है, ये स्वीकार कर रहे हैं वो कि हाँ बिल्कुल वो डरे। ऐसा माहौल बनाया गया कि हिंदू डरे और वहां से पलायन कर गए। सुमित मेहरोत्रा जी। लावली जी, बंगाल और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से, मैं आपसे फिर कहूंगा, कैंपेनिंग चल रही है भाजपा की, चलते रहने दीजिए। कुछ मोदी मीडिया ऐसा प्रोत्साहन कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। सुमित मेहरोत्रा जी, जो बयान आ रहे हैं उसे भी नजरअंदाज करेंगे आप? सुन लीजिए, पीड़ित जो कह रहे हैं उसे नजरअंदाज आप करेंगे? अरे हमारे पास भी बयान है, हमारी भी तो सुनिए। बोलिए। इनके मजूमदार जो अध्यक्ष है वो कहते हैं आप तो तलवारें उठा लीजिए, अब समय आ गया है। ये कौन सी बयान होते हैं? अर्जुन सिंह कह रहे हैं हम लोगों को इकट्ठा। अच्छा, तलवारें उठाने को कही जा रही है। कितने मुसलमानों को काट दिया गया और कितनी मुस्लिम बस्तियों में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए मुस्लिम, यह भी बता दीजिए। लेकिन हिंदू किस तरह से पलायन हुए, उनका किस तरह से मॉब लिंचिंग हुई, उनको पर्व त्योहारों पर किस तरह से पत्थर खाने पड़ते हैं, एक नहीं कई सारे उदाहरण सामने हैं। सुमित जी, समय कम पड़ जाएगा, कम से कम नहीं। सुमित जी देखिए ये मुद्दा ना बहुत सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर प्रसून, आप क्या जो कहने का प्रयास कर रहे हैं सुमित जी, या संपूर्ण टीएमसी बार बार कह रही है कि यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फिर एसआईटी का जो गठन हुआ है उसने जो 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए, 150 से ज्यादा लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स हैं जिन्होंने वहां दंगा भड़काया है? जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है हरगोविंद दास और चंदन दास की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में लोगों के मन में एक तरह से वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पूरा प्रयासरत है। शुरू से ही जो है हमारे तरफ से रिलीफ मटेरियल्स और बाकी सारी चीजें भेजी जा रही हैं, वो तो एक तात्कालिक बात है। लेकिन लार्जर बात ये है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो प्रशासन है और यहाँ की जो पुलिस है, उसने करीब आत्मसमर्पण कर दिया है। और जिस तरह से वो लोग एक तरह से उग्रपंथी तत्व हैं, समर्पण कर दिया, लेकिन टीएमसी हो या एसपी हो तो सीधे तौर पर कह रहे कि भाई ये तो आप लोग इलेक्शन से पहले माहौल बना रहे हैं, ये सब कुछ आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। ये सबूतों और तथ्यों के आधार पर कीजिए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध है? केवल एक तरह से हिंदुओं के पलायन को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं का सर्वनाश करने के लिए, हिंदुओं की
जान माल और इज्जत आबरू और संपत्ति पर तुषारापात करने के लिए जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस लगी हुई है, वो अपने आप में एक बेहद बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और सुमित जी और ऐसे जो लोग हैं जिनका कि शत्रुबोध समाप्त हो चुका है, वो दिन दूर नहीं जबकि 5 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जो पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये आक्रोश है, ये रोष है जो सड़कों पर नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल है, बड़े लीडर हैं, उनके नेतृत्व में इस वक्त ये आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ डॉक्टर निखिल अपनी बात पूरी कर लीजिए। था कि जिस तरह से ये लोग जो तथाकथित अपने आप को सेकुलर घोषित कर रहे हैं और जो उग्रपंथी तत्व हैं उस तबके में उन सबको ये प्रश्रय दे रहे हैं, ये कह करके कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया है और ये उसका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर सबसे पहले इन्हीं का नंबर आएगा, उनका हाथ इन्हीं के गिरबान पर सबसे पहले जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में 1991 में भी हो चुका है और विश्व के कई देशों में कई बार लावनी जी एक शब्द है हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर बोलते हैं उनको हिंदी में आदतन अपराधी। ठीक है डॉक्टर निखिल, आपके बात का जवाब दे रहे हैं, अशोक जी दे रहे हैं। अशोक जी बोलिए। लावनी जी देखिए, एक वर्ड होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, हिंदी में कहते हैं आदतन अपराधी। तो भारतीय जनता पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर है ये दंगा फैलाने का, भारतीय जनता पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर है इस तरह के नफरत फैलाने का। तो जहां जहां दंगा होगा वहां न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही योगदान रहता है। और देखिए पहले चरण के इलेक्शन कैंपेन का इन लोगों ने कोशिश किया दंगा भड़काया जाए और उसके बाद विनोद बंसल टाइप के इनके लोग जाएंगे और पीछे से ऐसी बनने की कोशिश करेंगे, मतलब दंगा जो फैला रहे हैं जो और हितैषी भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल है, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हिंदू समाज जागृत है और जानता है कि हिंदुओं को आज जातियों में बांट करके लात मार रहे हैं, कर रहा है, उनकी आस्था भाजपा कर रही है। उनके चुनाव आएगा तो उनके समूचे अस्तित्व को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीडीए को जिहादी तबका तुम्हारी नौकरी छीनेंगे, अपनी पर आ गया तो सबसे पहले आपके गिरबान को पकड़ेगा, स्टूडियो से निकाल करके सड़कों पे लेकर के जाएगा। हिंदू कौन है? जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले हैं वही लोग हिंदू हैं। हिंदुओं के साथ सबसे बुरी बात ये है। एक सवाल अशोक जी मेरा आपसे, एक सवाल मेरा अशोक जी आपसे, आपने अभी कहा कि हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास चल रहा है। कौन बांट रहा है हिंदुओं को जाति में? ये जाति जनगणना की बात कौन कर रहा था? हम तो हिंदू ही करते हैं, हम तो हिंदू बोलते हैं, लेकिन जातियों में बांटने का काम और जाति जनगणना की बात किस तरह से आपकी पार्टी ने समर्थन किया था? और अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी करती है तुष्टीकरण की राजनीति। अरे भाई, अगर बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या टीएमसी जो कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे आप? अशोक यादव जी, जात में बांटने का अनिल जी इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बांटने का काम देखिए लावनी जी, हिंदुओं को जात में बांटने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। जब उनका 69,000 टाइप का कांड करती है, जब उनके आरक्षण को लूटती है जात के आधार पर, जब उनके नौकरियों को लूटती है जात के आधार पर, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें चुन लेती है, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें चुन लेती है, बटन दबानी होती है। अरे साहब, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की जनता दूसरी बार चुन लेती है। ये भी तो आप देखिए ना कि क्या हो रहा है। आप लोगों का जोश 36 पर हाई था, लेकिन उसके बाद उपचुनाव जो हुआ उसके बाद क्या परिस्थिति आई ये भी आपने देखा। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहती, मैं पश्चिम बंगाल सेंट्रिक बात कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल में क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है? अभी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, तो ममता बनर्जी जो कर रही है वो उसे क्या कहेंगे? आप बस इतना बता दीजिए। ममता बनर्जी अपना राजधर्म का पालन कर रही हैं। अच्छा, राजधर्म ये है कि केवल इमामों से संवाद करो और पीड़ित हिंदुओं को छोड़ दो, यही राजधर्म है। विनोद बंसल जी की जरा बयान आ रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं? अंदर एक विद्यालय के अंदर शरण लिए हुए हैं, उसकी सुरक्षा और उनकी जो सहायता करने के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो आगे आई हैं उनको भी रोका जा रहा है। अभी कह रहे हैं नहीं, मानवीय आधार पर आप उनकी सहायता भी नहीं कर सकते, यानी भूखा भी रखना है, मारना पीटना भी है, लूटना भी है। आखिरकार हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा भाई? आज भी आप देखिए 10-12 दिन हो गए इस बात को लेकर के, ममता जी का एक ट्वीट तक नहीं आया, संवेदना का एक संदेश नहीं आया। एक महिला मुख्यमंत्री होकर के कम से कम महिलाओं की चिंता करती, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा स्वयं जाकर के वहां रो रही हैं। आप सोचिए ना, राज्य का जो गवर्नर हैं वो राज्य भवन से निकल करके स्वयं जाकर के वहां जाकर के उनके दर्द बांट रहा है, लेकिन वो जिहादी तुष्टीकरण की जो नीति में इतनी आखंड डूबी हुई है कि उनको ये सब चीज़ नजर नहीं आ रही। इसीलिए हमने आज राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया है
ये एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से कि अब बहुत हो चुका, अब इस चीज़ पर विराम लगना चाहिए, पूर्ण विराम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू अब स्वीकार नहीं करेगा, अब बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसलिए अब राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र वो है। और साथ में हमने ये भी कहा है कि एनआईए से इस सारी घटना की जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको कठोर सजा होनी चाहिए, जो लोग निर्वासित। अनिल जी, अब वाकई बर्दाश्त के बाहर हो रहा है पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए। अनिल जी। लावली जी, आपने जो पिछली बार सवाल किया था, एक उत्तर रह गया था। आपने कहा था पॉलिटिकल हिंदू और बाकी हिंदुओं में क्या है, वो सवाल रह गया था। जो अभी अशोक यादव जी बात कर रहे हैं, अभी ममता जी की बात कर रहे थे, सुमित जी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल हिंदू वो लोग हैं। तो वो ये बात तो मैं भी मानता हूँ अशोक यादव जी की, कि भारतीय जनता वाली पार्टी के जो ना ये क्या बोलता है, आदतन शिकार है ऑफेंस करने की। क्या ऑफेंस करते हैं? ये सनातन के पक्ष में लगातार ऑफेंस करते हैं, यानी ये हैबिटेट है, ये तो रोज की रोज ये ऑफेंस करते हैं। राम मंदिर के पक्ष में खड़ा होना था, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है, भाजपा। अगर किसी सनातन धर्म की कोई बात करनी होती तो एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है, सिर्फ भाजपा। हिंदुत्व के पक्ष में खड़ा होना था, इकलौती एक पार्टी खड़ी होती है, भाजपा। ये पक्का है, ये रेपुटेटेड ऑफेंडर है, क्योंकि ये कहते हैं सेकुलरिज्म का मतलब ये है, क्योंकि आप बहुसंख्यक जो समाज हिंदू समाज है उसकी भी सुन लीजिए, उसको भी बराबरी का दर्जा दीजिए। यहाँ धर्म सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया अपीजमेंट ही करना, यही सेकुलरिज्म है। आप माइनॉरिटी की वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी के साथ खड़े हो जाएं, वो कुछ भी कहे, गलत कहे, सही कहे, उनके लिए जो मर्जी आप रूल बना दीजिए, रेगुलेशन बना दीजिए, वो सब कुछ वो है सेकुलरिज्म। लेकिन आप बहुसंख्यक की बात भी कर लें तो आप फिर हैबिटेट ऑफेंडर है, आप आदतन अपराधी है। तो भाजपा है ये अपराधी है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। 2014 से पहले सिर्फ पार्टियां मुस्लिमानों की बात। अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। अशोक जी आपकी बात को तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना, अब तो ठीक है ना, यही तो आप लोग देखना चाहते हैं, वही तो दिखा दिया गया। 10 सेकंड में उसमें बोलूंगा अनिल जी के बात पे। हाँ देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर फला फला चीजों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन चीजों का भी ऑफेंडर उसको लेना पड़ेगा, उसका सेहरा बांधना पड़ेगा। माँ गंगा का धन लूटने का भी सेहरा बांधना पड़ेगा आपको, भगवान राम के नाम पर जमीनों को लूटने का भी सेहरा बांधना पड़ेगा आपको पीड़ित समाज का आरक्षण लूटने का भी सेहरा बांधना पड़ेगा आपको उत्तर प्रदेश में करणी सेना के द्वारा दंगे फैलाने का भी आपको श्रेय लेना पड़ेगा, जाति विशेष गुंडे जो दंगे फैला रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजों का श्रेय लेना पड़ेगा। की बात करते हैं, आप बताइए, वो हिंदू है कि नहीं? कि भाजपा वहां भी खड़ा होती है जहां माँ गंगा का धन लूटा जाता है। आप बताइए, भाजपा वहां भी खड़ा होती है जहां भगवान राम के नाम पे जमीनें को। चलिए, मुझे लगता है शायद अशोक जी उस बात को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल मुफीद नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में मांग उठ रही है राष्ट्रपति शासन की। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय इतनी ही अनुमति देता है मुझे आप लोगों के साथ संवाद करने का, चर्चा करने का, लेकिन इतना जरूर है ये अभी खत्म नहीं हुई है, ये चर्चा खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये चर्चा तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक पश्चिम बंगाल का एक एक हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर लेता। ये चर्चा तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक बंग संस्कृति जो हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ी हुई थी वो पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित नहीं रह सकती। और ये चर्चा तब तक खत्म नहीं हो सकती जब ममता बनर्जी को, आई रिपीट, मोहतरमा ममता बनर्जी को मां, माटी, मानुस की परिभाषा समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।